Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Hello, dear students. Welcome to lecture number 10 of Biology Preparation for PMC National MDCAT 2021. And today, we are going to discuss lipids and proteins from unit number 2, that is biological molecules. So, let's begin today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome in lecture number 10 of Biology for the preparation of PMC National MDCAT 2021. कुछ पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने ये यूनिट नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल स्टार्ट किया था। तो हमने लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आज हम लिपिड्स के वाले से बात करेंगे। आज के लेक्चर में जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिन चीज़ों को हमने आज के लेक्चर में कवर करना, उनमें केमिकल नेचर ऑफ लिपिड्स की सबसे पहले बात की जाएगी। उसके बाद फिर अक्रेंस एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, देन क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स सच एज सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड ड्राइव लिपिड्स, इनके बारे में आपको बताएंगे। और इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ ईस्टर लिंकेजेस एंड एस्टेरिफिकेशन, तो ये कुछ टर्म्स लिपिड्स से रिलेटेड हैं, इनको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। और फिर जो डिफरेंट टाइप के लिपिड्स हैं जो हमारे इस नेशनल एमडीकैट के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, उनमें केमिकल नेचर एंड टाइप्स ऑफ असाइल ग्लाइसरॉल, उनको कवर करेंगे हम। स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड की बात होगी, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स। इसके साथ साथ हम केमिकल नेचर एंड टाइप्स ऑफ वैक्सेस एंड केमिकल नेचर एंड टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो लिपिड्स के साथ साथ हमारी कोशिश होगी कि आज के लेक्चर में हम प्रोटीन्स को भी शामिल करें, उसमें केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड देयर टाइप्स, इसके साथ साथ स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। सो ये हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड तक हमने इन कंटेंट्स को, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करनी है। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं लिपिड्स की केमिकल नेचर के मुतालिक। लिपिड्स एक्चुअली केमिकल नेचर ऑफ लिपिड ये काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है। केमिकल नेचर ऑफ लिपिड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जनरली लिपिड टर्म इज़ यूज फॉर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये कलेक्टिव टर्म है विच इज़ जनरली यूज फॉर द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज फैट्स, इनको भी लिपिड्स में इंक्लूड करेंगे हम। ऑयल्स, वैक्सेस, फैट लाइक मॉलिक्यूल्स सच एज स्टीरॉइड्स, तो ये सारे कंपाउंड्स कलेक्टिवली लिपिड ग्रुप में इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये जितने भी डिफरेंट टाइप के आपको कंपाउंड्स यहाँ पे बताएं, इनकी केमिकल नेचर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफर करती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे नज़र आती है। तो इस वजह से कोई यूनिफॉर्म केमिकल डेफिनेशन हम लिपिड्स के बारे में सजेस्ट नहीं कर सकते। जिस तरह से हम बाकी कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन के बारे में कोई यूनिफॉर्म केमिकल डेफिनेशन सजेस्ट कर सकते हैं, लिपिड्स के बारे में इस तरह की कोई डेफिनेशन नहीं दी जा सकती। लिपिड्स को केमिकली जब भी डिफाइन किया जाता है तो आमतौर पर लिपिड्स के बारे में ये वर्डिंग यूज़ करते हैं कि लिपिड इज़ अ हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेट्रोजीनस किस वजह से कह रहे हैं? हेट्रोजीनस बिकॉज ऑफ वेरिएशन अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स, क्योंकि अभी जैसे आपको मैंने शो किया है और अभी आप आगे चलकर इसी लेक्चर में देखेंगे कि फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस और ये स्टीरॉइड्स, दे आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, बट ऑल ऑफ देम हैव सम यूनिक प्रॉपर्टीज़ जिसकी वजह से इनको हमने लिपिड्स में शामिल कर लिया। तो केमिकल नेचर अगरचे डिफर करती है, इसी वजह से इनको हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि कुछ प्रॉपर्टीज इनकी कॉमन हो सकती हैं, सच एज ऑल ऑफ देम आर यूनिफॉर्मली इनसॉल्युबल इन वाटर, मींस दे आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। जितने भी लिपिड्स हैं ये सब के सब यूनिफॉर्मली हाइड्रोफोबिक हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लिपिड, तो केमिकल नेचर ऑफ ऑल लिपिड इज सेम या आइडेंटिकल, ये बात इनकरेक्ट होगी। बट ऑल लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर या ऑल लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड, ये बात करेक्ट होगी।
इसी तरह से आप देखिए कि लिपिड्स आर सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज एसीटोन, अल्कोहल, ईथर, ये कुछ ऑर्गेनिक टाइप के सॉल्वेंट्स हैं, इनके अंदर लिपिड्स डिसॉल्व हो सकते हैं। अदरवाइज वाटर के अंदर ये टोटली इनसॉल्युबल हैं, तो ये बात भी लिपिड के बारे में करेक्ट मानी जाएगी। तो इस तरह से आपने लिपिड को डिफाइन करना है। ये लिपिड की डेफिनेशन हो सकती है केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लिपिड्स को कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट से, तो आप देखेंगे कि लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट में आपने ये 3 एलिमेंट्स देखे थे, इसी तरह से लिपिड्स में भी ये तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। लेकिन आपको याद होगा हमने शुरू में भी जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ना शुरू किया था, वहाँ पर आपको एक चीज़ इंडिकेट की थी कि आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान 1:2:1 नज़र आता है। बट लिपिड्स में ऐसा नहीं होता। लिपिड्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, ये दोनों बहुत हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे, जबकि ऑक्सीजन बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से आप ये लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और वैसे भी काफ़ी सारे कार्बोहाइड्रेट वाटर के अंदर सॉलेबल होते हैं, लेकिन लिपिड कोई भी वाटर के अंदर सॉलेबल नहीं है। तो ये इस तरह की कंपैरेटिव पॉइंट्स भी आपके माइंड में होने चाहिए, इनको भी क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, तो देखिए लिपिड्स में आप जैसे देख रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, जिसकी आपके सामने ये एक एग्जांपल आपसे ऑलरेडी भी शेयर की हुई है। ट्राइस्टीरिन एक सिंपल लिपिड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख रहे हैं C57H110O6। ट्राइस्टीरिन ये सिंपल लिपिड आपको इंडिकेट कर रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन किस कदर ज़्यादा है, और जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद है। और शायद यही वजह है कि लिपिड आर सपोज टू बी हाई एनर्जी बायोमोलिक्यूल बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। लिपिड्स आर सपोज टू बी हाई एनर्जी बायोमोलिक्यूल्स। असल में लिपिड्स एज कंपेयर टू अदर बायोमोलिक्यूल्स दे कंटेन मोर एनर्जी। यानी कार्बोहाइड्रेट से अगर आप कंपेयर करें तो आपको अप्रॉक्सीमेटली डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी नजर आएगा लिपिड के अंदर। तो लिपिड्स व्हाई दे कंटेन मोर एनर्जी, तो उसमें आपने ये पॉइंट याद रखना है कि एक्चुअली लिपिड्स हैव मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, देयरफॉर दे हैव मोर एनर्जी। यानी कार्बोहाइड्रेट से अगर आप कंपेयर करें तो आपको अप्रॉक्सीमेटली डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी नजर आएगा लिपिड के अंदर। उसके बाद देखिए फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स इन जनरल आपको दिखाई देगा कि दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन सच एज फॉस्फोलिपिड। हम ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल को डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों लिपिड्स की टाइप्स हैं एंड दे आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। तो ये इस तरह के लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे होते हैं, दे एक्चुअली एक्ट एज स्ट्रक्चरल लिपिड्स। ये स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं हमारे बॉडी के। इसी तरह से दे एक्ट एज एनर्जी स्टोर्स। तो ये फंक्शनल लिपिड्स होंगे, जैसे ट्राइग्लाइसराइड। मिसाल के तौर पर हम जितना भी एक्स्ट्रा फूड लेते हैं तो वो सारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है और फिर एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन अगर हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है उस फूड की, तो ऐसी सूरत में जितना भी सरप्लस फूड होगा वो फर्दर फ्यूचर में इस्तेमाल होने के लिए स्टोर कर लिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लाइसराइड। तो ये जो ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं ये दो किस्म के फैट्स को भी ट्राइग्लाइसराइड कहते हैं, और ऑयल इनको भी ट्राइग्लाइसराइड कहा जाता है। जैसे एनिमल्स के अंदर ये ट्राइग्लाइसराइड फैट नेचर के होते हैं और प्लांट के अंदर ट्राइग्लाइसराइड ऑयल नेचर के हैं। तो हमारी बॉडी में जितना भी इस तरह का सरप्लस फूड है वो ये फैट की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है और हम इस तरह से फैटी होते चले जाते हैं। हालांकि ये मकसद होता है कि फ्यूचर के अंदर इसको यूटिलाइज किया जा सके, लेकिन वो फ्यूचर में ऐसी नौबत कभी आती नहीं है और हम इस तरह से फैटी होते चले जाते हैं और आखिरकार फिर अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो ये एनर्जी स्टोर्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा देखिए ये केमिकल मैसेंजर्स भी हैं, जैसे स्टीरॉइड, ये हार्मोन्स के तौर पर काम करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। सो लिपिड्स के ये जो दो रोल्स आपने देखे हैं, एज एनर्जी स्टोर्स और केमिकल मैसेंजर, ये इनके फंक्शनल रोल्स कंसिडर किए जाएंगे। और एज कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, लिपिड्स आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडीज। फिर इसी तरह से लिपिड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन सम अदर एक्टिविटीज सच एज प्रोटेक्शन, वाटर प्रूफिंग, इंसुलेशन एंड बायोन्सी। तो ये
एक्टिविटीज़ भी लिपिड से हासिल होती हैं, जैसे ऑर्गेनिजम्स की सरफेस के ऊपर इनकी प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, स्पेशली जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी सरफेस के ऊपर ये वाटर प्रूफिंग का रोल प्ले कर रहे होते हैं, और बाज़ ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंसुलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और थर्मो रेगुलेशन के अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी तरह से बाज़ एक्वाटिक एनिमल्स में इन लिपिड्स के स्टोरेज की वजह से उनको बायोंसी हासिल होती है, यानी फ्लोटिंग एबिलिटी हासिल हो रही होती है। तो ये कुछ और एडिशनल रोल्स होंगे जो लिपिड्स के अकाउंट में इंक्लूड किए जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स जैसा कि ये बहुत बड़ा ग्रुप है तो हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन दरअसल इसकी कंपोजिशन की बेसिस के ऊपर होगी। जैसे एक ग्रुप है सिंपल लिपिड। Actually, simple lipids are ester compounds and they are the esters of fatty acid with alcohols. डिफरेंट टाइप के अल्कोहल और फैटी एसिड आपस में एस्ट्रीफाई होकर लिपिड फॉर्म करते हैं। सच लिपिड्स आर कॉल्ड सिंपल लिपिड्स। अच्छा, इनकी एग्जांपल्स क्या होंगी? इनकी एग्जांपल्स हैं जैसे असाइल ग्लाइसरोल, जिनमें अभी मैंने जिक्र किया था कि फैट्स और ऑयल्स ये ट्राइग्लाइसराइड्स हैं, तो असाइल ग्लाइसरोल ही दरअसल ट्राइग्लाइसराइड होते हैं। और इसके अलावा वैक्सिस, ये दोनों एग्जांपल सिंपल लिपिड्स में इंक्लूड होती हैं। उसके बाद फिर देखिए दूसरा जो ग्रुप है वो है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड एक्चुअली कंटेन अदर ग्रुप्स इन एडिशन टू अल्कोहल एंड फैटी एसिड, यानी इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इफ सम अदर कंपाउंड्स आर एडेड इन सिंपल लिपिड, द सिंपल लिपिड मे बी कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड। तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड में ये फैटी एसिड और अल्कोहल तो होंगे ही, बट इन एडिशन टू दीज टू कंपोनेंट्स सम अदर कंपाउंड्स में आल्सो बी प्रेजेंट, सच एज फॉस्फोलिपिड जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे अलॉन्ग विद फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ग्लाइकोलिपिड यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का कोई फ्रेगमेंट हो सकता है, लिपोप्रोटीन यहाँ पर आपको प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से ये कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड की क्लास बन जाती है। उसके बाद फिर तीसरा जो ग्रुप है लिपिड्स का, दिस ग्रुप इज कॉल्ड ड्राइव लिपिड्स। तो ड्राइव लिपिड्स ये हकीकत में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं। जो अभी हमने लिपिड्स को हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा था, वो दरअसल इन्हीं की वजह से कहा था, क्योंकि आपको सिंपल और कंपाउंड लिपिड फिर भी किसी हद तक यूनिफॉर्म नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर फैटी एसिड और अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं। बट ड्राइव लिपिड्स हैव टोटली डिफरेंट केमिकल नेचर। एक्चुअली ड्राइव लिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। Simple या complex lipid, after chemical modification they can be converted into some other compounds, and those compounds are also hydrophobic, they are also insoluble in water, they are also soluble in organic solvent, therefore those compounds can be considered as lipid। तो उन lipids को फिर drive lipids कहा जाएगा। तो actually drive lipids में directly आपको fatty acid या alcohol चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो drive lipids केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म्स होती हैं सिंपल या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की, या किसी और चीज़ की ये मॉडिफाइड फॉर्म्स होंगी, लेकिन बाकी लिपिड्स की तरह ये हाइड्रोफोबिक है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल है। तो लिपिड्स के ये 3 ग्रुप्स कंसिडर किए जाते हैं। इनकी आपको एग्जांपल्स याद रखनी है, जैसे सिंपल लिपिड्स में ये, कंपाउंड लिपिड्स में ये एग्जांपल्स, और ड्राइव लिपिड्स में जैसे टर्पीन्स, स्टीरॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कोलेस्ट्रॉल। तो ये एग्जांपल्स आपने ड्राइव लिपिड्स की याद रखनी है। हमारा जो MD-CAT का सिलेबस है उसके अंदर ड्राइव लिपिड्स की एग्जांपल्स को हमने कवर नहीं करना, ठीक है, ये हम स्किप कर देंगे। लेकिन सिंपल लिपिड के एग्जांपल्स में ये दोनों एग्जांपल हम कवर करेंगे अभी, और इसी तरह से कंपाउंड लिपिड के एग्जांपल में फॉस्फोलिपिड को यहाँ पे कवर किया जाएगा आज के लेक्चर में। अच्छा, उसके बाद देखिए अभी हमने जिक्र किया था सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स को पढ़ते हुए कि दे आर एक्चुअली ईस्टर कंपाउंड्स। सो एक्चुअली व्हाट आर ईस्टर कंपाउंड्स? केमिस्ट्री में आप लोग इनके बारे में बहुत डिटेल के साथ पढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलते हैं। Actually, ester is a compound which is produced as a result of chemical reaction of an alcohol with acid, and a water molecule is released during this reaction। तो ये चूंकि वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करता है ये रिएक्शन, और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, देयरफॉर दिस इज अ काइंड ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। ये एक स्पेशल कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसके अंदर जो कंडेंस होने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक मॉलिक्यूल अल्कोहल होगा और दूसरा मॉलिक्यूल लाजमी तौर पर कोई एसिड होगा। यानी अल्कोहल और एसिड की जो कंडेंसेशन होती है उस कंडेंसेशन को एस्टेरिफिकेशन कहा जाता है, और इस एस्टेरिफिकेशन के रिजल्ट में जो कंपाउंड बनेगा, दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज एस्टर।
तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं एस्टर की। जैसे आपके सामने ये मेथेनॉल, ये अल्कोहल की एक किस्म है। एक्चुअली अल्कोहल किसी भी ऐसे कंपाउंड को आप कह सकते हैं जिसमें कम से कम एक OH ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ मौजूद हो। जैसे ये R रिप्रेजेंट्स द हाइड्रोकार्बन चेन, और जबकि उसके साथ ये OH लगा हो तो ये फिर एक अल्कोहल का जनरल फार्मूला होगा। तो मेथेनॉल इज एन एग्जांपल ऑफ एन अल्कोहल। इसमें देखिए एक OH ग्रुप और ये बाकी R ग्रुप जो कि इसका CH3 पर मुश्तमिल है। तो मेथेनॉल इज गोइंग टू रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड या इसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। और ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे हैव कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नजर आ रहा है, COOH, यानी आमतौर पर हम इसको यूं भी लिखते हैं COH, या फिर इसको यहाँ पर रिएक्शन में शो करने के लिए हमने ओपन करके इसकी कन्फॉर्मेशन शो की हुई है। तो दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विच इज अटैच्ड टू अ हाइड्रोकार्बन चेन। यानी वेन एवर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज अटैच्ड टू अ हाइड्रोकार्बन देन इट बिकम्स ऑर्गेनिक एसिड। तो ये ऑर्गेनिक एसिड की एक किस्म है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये अल्कोहल की एक टाइप है। बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू रिएक्ट विथ ईच अदर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। दिस इज अ काइंड ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन है, लेकिन इसके अंदर चूंकि कुछ कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर जो कंडेंस होने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा अल्कोहल और एसिड से बिलोंग करते हैं। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। तो ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। और इस स्टेरिफिकेशन में आपने इस बात को भी याद रखना है कि इसमें जो कंडेंस होने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा कंपोनेंट लिबरेट करता है। मिसाल के तौर पर जो अल्कोहलिक कंपाउंड होगा वो हमेशा हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, और जबकि एसिडिक कंपाउंड ऑलवेज OH लिबरेट करेगा। हालांकि वैसे इन जनरल जो अल्कोहल होते हैं वो OH डोनेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं और एसिड हाइड्रोजन डोनेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी रिएक्शन के अंदर। बट इन स्टेरिफिकेशन, कीप इन योर माइंड, इन स्टेरिफिकेशन द एसिडिक कंपाउंड ऑलवेज रिलीजेज OH ग्रुप फ्रॉम इट्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड alcoholic compound releases hydrogen from its OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो इस तरह से ये दोनों H और OH मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। और जबकि यहाँ पर एक लिंकेज फॉर्म हो जाएगी। दिस लिंकेज इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड। इसको ईस्टर बॉन्ड कहा जाता है। और जबकि यहाँ जो प्रोडक्ट बनी है जिसका नाम यहाँ पर मिथाइल इथेनोएट लिखा हुआ है, दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली एन ईस्टर प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप देखिए कि ईस्टर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड की भी आपने स्पेसिफिकेशन याद रखनी है। व्हाट इज एन ईस्टर बॉन्ड? तो ईस्टर बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन द ईस्टर मॉलिक्यूल, या फिर इसको आप यूं भी कह सकते हैं द बॉन्ड विच इज, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड की किस्म है। दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड द ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ टू कंपाउंड्स। ठीक है, एक कंपाउंड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरे कंपाउंड का अल्कोहलिक या हाइड्रोक्साइल ग्रुप, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो ईस्टर बॉन्ड है। याद रखिए बेटे कि ईस्टर बॉन्ड को आमतौर पर हम करेक्टराइज करते हैं दैट ईस्टर बॉन्ड इज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, बट कीप इन योर माइंड दैट कार्बन must belong to the carboxylic acid group of one compound and oxygen must belong to the hydroxyl group of other compound, यानी अल्कोहलिक कंपाउंड। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वो ईस्टर बॉन्ड होगा। ये मैं इस वजह से आपको ये स्पेसिफिकेशन के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि समटाइम इस तरह का कोई ईस्टर दिया जाता है और उसमें लेबलिंग करके पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्टर बॉन्ड। मिसाल के तौर पर यूँ आपसे पूछा जाए कि ये A, ये B, ये C, D और E, तो आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्टर बॉन्ड, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको इस वक्त ये C और O के दरमियान यहाँ जो B बॉन्ड है ये भी इसी तरह का C और O बॉन्ड नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ ये जो C और O के दरमियान बॉन्ड नज़र आ रहा है, C जिसको हमने टाइटल दिया है, ये भी इसी तरह का CO बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि विच वन इज़ ईस्टर बॉन्ड। इवन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसकी भी लेबलिंग की जा सकती है। लेकिन आपने यहाँ पर तो इजीली पहचान लिया होगा क्योंकि कलर डिफरेंस भी शो किया हुआ है। लेकिन चूंकि एग्जाम के अंदर यूँ ब्लैक एंड वाइट ये फिगर दी हुई होगी
एक सिंगल कलर में दी होगी, तो वहाँ पर आपको फिर ये जब आइडेंटिफाई करना होगा तो आपने स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के कार्बन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप के ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होगा सिर्फ वही बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड होगा। आप इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को ईस्टर बॉन्ड नहीं कहेंगे। ठीक है जी, तो ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं यहाँ पर। अच्छा, फिर इसी तरह से जैसे हमने वो कल जो ओलिगोसेक्राइड्स पढ़े थे, डाइसेक्राइड, उनके हवाले से क्वेश्चंस पूछे थे, तो यहाँ पर भी वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आपसे कहा जाए कि व्हेन मेथेनॉल इज कंडेंस विद एथेनोइक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो उसमें आपने सिर्फ यही याद नहीं रखना कि ईस्टर कैन बी प्रोड्यूस, बल्कि वाटर कैन आल्सो बी प्रोड्यूस। तो ऐसे क्वेश्चन किसी भी जगह से अराइज हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ईस्टर का कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। स्टेरिफिकेशन क्या होती है ये भी बात क्लियर हो गई है। उसके बाद हम आते हैं आगे, असाइल ग्लाइसरॉल विच इज़ काइंड ऑफ सिंपल लिपिड। असाइल ग्लाइसरॉल सिंपल लिपिड की एक काइंड है एंड दे आर डिफाइंड एज एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। अभी मैंने आपको सिंपल लिपिड के बारे में ये बताया था कि सिंपल लिपिड्स आर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। फैटी एसिड और अल्कोहल के बने हुए होते हैं सिंपल लिपिड। ठीक है, फैटी एसिड और कोई भी अल्कोहल जब ये कंबाइन होता है तो रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज सिंपल लिपिड। तो ये भी सिंपल लिपिड्स हैं, बट यहाँ पर आपने थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन देखिए कि फैटी एसिड तो कोई भी हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं किया हुआ, लेकिन अल्कोहल की एक खास किस्म यहाँ पे मौजूद होगी और वो क्या है, वो है ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल के अलावा कोई भी और अल्कोहल अगर हो फैटी एसिड के साथ तो फिर वो असाइल ग्लाइसरॉल नहीं बनाएगा। तो असाइल ग्लाइसरॉल मस्ट बी द एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल एंड एनी ऑफ द फैटी एसिड। इसमें कोई शर्त नहीं है कि कौन सा फैटी एसिड। वैसे अलग बात है कि जनरली 16 कार्बन और 18 कार्बन फैटी एसिड पाए जाते हैं असाइल ग्लाइसरॉल्स में, लेकिन वैसे कोई ख़ास शर्त नहीं होती, कोई भी फैटी एसिड इसमें मौजूद हो सकता है। तो ये ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के ईस्टर कंपाउंड्स होते हैं। लिहाजा ये जो असाइल ग्लाइसरॉल्स हैं इनको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड का पता होना चाहिए। तो हम ज़रा देख लेते हैं ग्लाइसरॉल किसे कहते हैं। ग्लाइसरॉल, जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ अल्कोहल, तो ये आपके सामने इस ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर गिवन है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक 3 कार्बन चेन है और उससे हर एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है। देखिए, मैंने आपको ये कहा था कि कोई भी कंपाउंड जिसमें कम से कम एक OH ग्रुप उसके हाइड्रोकार्बन चेन के साथ मौजूद हो तो उसे अल्कोहल कहा जा सकता है। तो यहाँ तो एक नहीं बल्कि 3 OH ग्रुप्स हैं, तो इस वजह से ये कैसा अल्कोहल है, इसको आप कहेंगे ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, बिकॉज इट कंटेन्स 3 OH ग्रुप्स, 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स। सो दिस इज ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल and it consists of a chain of 3 carbon atoms and each carbon possessing an OH group। ये इसकी स्पेसिफिकेशन याद रखिएगा ग्लाइसरॉल की। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर ये स्ट्रक्चर दिखा के इसको आइडेंटिफाई करने को कहा जा सकता है। सो आपको इसके साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। अच्छा, ग्लाइसरॉल के बाद फिर फैटी एसिड को भी ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करें, उसके बाद डिटेल से आगे फैटी एसिड की हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड की एक टाइप है। और ऑर्गेनिक एसिड्स किसे कहा जाता है? ऑर्गेनिक एसिड्स बेसिकली अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच टू हाइड्रोकार्बन, दिस इज ऑर्गेनिक एसिड। यानी इस तरह से आप देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन चेन यानी R ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाए तो ये ऑर्गेनिक एसिड बन जाएगा। लेकिन फैटी एसिड, ये किसी भी ऑर्गेनिक एसिड के लिए टर्म यूज़ नहीं की जाएगी, ये ख़ास किस्म का ऑर्गेनिक एसिड। और इसकी खसूसियत क्या है कि इट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम 2 to 30, यानी इसमें आपको हमेशा कार्बन नंबर इवन नंबर्स में मिलेंगे। इवन का मतलब है 2, 4, 6, 8, इस तरह से करके ये इवन नंबर्स में कार्बन एटम्स इसके अंदर होंगे। और दूसरा, इसकी रेंज कितनी कार्बन एटम्स की बताइए? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 30। कम से कम 2 कार्बन्स का कोई ऑर्गेनिक एसिड फैटी एसिड होगा और मैक्सिमम 30 कार्बन का जो ऑर्गेनिक एसिड है वो फैटी एसिड होगा। और इसके दरमियान में 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड भी फैटी एसिड है, 6 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड भी फैटी एसिड है। लेकिन बीच में जितने भी ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे उनको आप फैटी एसिड्स में शुमार नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे अगर हम बात करें
फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या ये फैटी एसिड है? फॉर्मिक एसिड के अंदर सिर्फ एक ही कार्बन एटम मौजूद होता है, फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से आप देखिए प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, तो प्रोपियोनिक एसिड क्या ये फैटी एसिड है? नो। सो दीज आर नॉट फैटी एसिड, इनको आप फैटी एसिड शुमार नहीं करेंगे, ऑल्दो दे आर एक्चुअली ऑर्गेनिक एसिड्स बट दे आर नॉट फैटी एसिड। तो फैटी एसिड में आपने ये जनरल फार्मूला याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि R के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और यहाँ पर केयरफुल रहिएगा, ये जो हम इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात कर रहे हैं, इस इवन नंबर के अंदर कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इंक्लूडेड है। यहाँ पर अक्सर मिस्टेक हो जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाए कि अ फैटी एसिड विच कंसिस्ट ऑफ 16 कार्बन एटम्स, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन इट्स R ग्रुप, तो R ग्रुप में भी बच्चे 16 ही कंसिडर कर लेते हैं और इसको वो इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं है, इसके R ग्रुप के अंदर 15 कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। तो ये आपने बात जहन में रखनी है कि टोटल अगर किसी फैटी एसिड में 16 कार्बन एटम्स हैं तो R ग्रुप मस्ट कंटेन 1 लेस देन दिस टोटल नंबर। इसका मतलब है कि किसी भी फैटी एसिड का ये जो R ग्रुप होगा, दिस R ग्रुप मस्ट कंटेन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसमें इवन नहीं होंगे। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात हो रही थी, लेकिन R ग्रुप ऑफ फैटी एसिड इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। ये भी बात जहन में रहे, क्योंकि इस तरह की जब ऑप्शन सेट होंगे तो यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं कि जनरल फार्मूला आपके सामने यहाँ पर एक फैटी एसिड का, एक ऑर्गेनिक एसिड का शो किया हुआ है, और फैटी एसिड का भी जनरल फार्मूला यही होगा। यहाँ पर R ग्रुप के तौर पर कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन मौजूद हो सकती है जो कि एक मिथाइल ग्रुप से लेकर और इस तरह से किसी भी कोई लॉन्ग चेन पर मुश्तमिल हो सकती है। इसमें देखिए जो सिंपलेस्ट फैटी एसिड हमारे सामने आ रहा है वो एसिटिक एसिड है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन एटम्स। अब आप देखिए कि ये जो R ग्रुप है, इसका R ग्रुप, इसका R ग्रुप में मौजूद कार्बन और इसके साथ साथ ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के कार्बन को मिलाकर इसके टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने डेजिग्नेट किए हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हम काउंट कर रहे हैं। तो R ग्रुप इसका देखिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम से 1 लेस कार्बन कंटेन कर रहा है। सिमिलरली इससे कॉम्प्लेक्स जो फैटी एसिड होगा वो ब्यूटायरिक एसिड है, विच कंसिस्ट ऑफ टोटल 4 कार्बन एटम्स। फिर इसी तरह से कैप्रिक एसिड, और यूं आगे चलते चलते ये डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड्स हमारे सामने आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये असाइल ग्लाइसरोल में किस तरह से फैटी एसिड और ग्लाइसरोल कंडेंस होंगे। आप देखिए ये आपके सामने ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल, और ग्लाइसरोल अब जब कंडेंस होगा तो इसके साथ पहले ये एक फैटी एसिड की कंडेंसेशन हम शो कर रहे हैं। ये अगेन हमने जनरल फार्मूला शो किया है फैटी एसिड का, और अभी मैंने आपको स्टेरिफिकेशन में शो किया था कि जो अल्कोहलिक कंपाउंड है वो क्या चीज़ यील्ड करता है, ठीक है, और जो एसिडिक कंपाउंड है वो क्या यील्ड करता है। तो आप रिकॉल कीजिए, ये ग्लाइसरोल अल्कोहलिक कंपाउंड है तो इट हैज़ टू यील्ड हाइड्रोजन, एंड फैटी एसिड जो कि एसिडिक कंपाउंड है इट हैज़ टू यील्ड OH ग्रुप। हालांकि वैसे एसिड हाइड्रोजन डोनर होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेरिफिकेशन में ये OH डोनर है, और जबकि अल्कोहलिक कंपाउंड से हाइड्रोजन डोनेट होगा और ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बना लेंगी, वाटर। और जबकि ये यहाँ पर एक स्टेरिफिकेशन, ये यहाँ पर एक ईस्टर लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर जाएंगे आपस में और एक ईस्टर कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह का जो ईस्टर कंपाउंड होता है उसको कहते हैं मोनोअसाइल ग्लाइसरोल। दिस इज़ मोनोअसाइल ग्लाइसरोल। तो इस मोनोसाइल ग्लाइसरोल में आपको ईस्टर लिंकेज बहुत आसानी से नज़र आ रही है, क्योंकि इस डायग्राम में कलर डिफरेंस के जरिए इनके कंपोनेंट्स को हमने शो किया हुआ है, तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि दिस वन इज़ ईस्टर लिंकेज। लेकिन अगर ये इस तरह कलर डिफरेंस ना भी दिखाया जाता तो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता था कि विच वन इज़ ईस्टर लिंकेज, तो आपको ये पहचानना था कि ईस्टर लिंकेज कौन सी होगी। और मैंने भी आपको बताया था कि द बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड द ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ द अदर कंपाउंड। तो इस तरह से ये जो बॉन्ड बनेगा वो ईस्टर बॉन्ड होगा। तो असाइल ग्लाइसरोल की ये जो टाइप आपने मुलाहिजा की है, दिस इज कॉल्ड मोनोसाइल ग्लाइसरोल। देखिए असाइल ग्लाइसरोल की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक तो आपने ये मोनोअसाइल ग्लाइसरोल देखी, उसके अलावा दूसरी जो टाइप होगी उसे कहा जाएगा डाईअसाइल ग्लाइसरोल। उसमें देखिए क्या होगा, इन केस ऑफ डाईअसाइल ग्लाइसरोल द ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल इज कंडेंस्ड विद 2 फैटी एसिड्स। देखो एट अ टाइम ऑफ 2 फैटी एसिड्स विल बी कंडेंस्ड।
अगर एक फैटी एसिड कंडेंस होता है तो वो यूजुअली पहले हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ कंडेंस होता है। दो फैटी एसिड कंडेंस होंगे तो वो फर्स्ट और सेकंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ कंडेंस होंगे। और एज यूजुअल ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड से वही चीज़ें लिबरेट होंगी जैसे अभी आपको प्रीवियस रिएक्शन में बताया था, और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट होंगे और इस तरह से जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा दैट मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज डायसाइल ग्लाइसरॉल। तो ये डायसाइल ग्लाइसरॉल, ये असाइल ग्लाइसरॉल की सेकंड टाइप है। एक टाइप होगी मोनोसाइल ग्लाइसरॉल, दूसरी टाइप होगी डायसाइल ग्लाइसरॉल। बिल्कुल इसी तरह से असाइल ग्लाइसरॉल की एक और टाइप ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल भी हो सकती है, इन विच ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद 3 फैटी एसिड एट अ टाइम। और यहां पर भी एज यूजुअल वही चीजें लिबरेट होंगी और उनकी लिबरेशन से एज यूजुअल यहां वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल की फॉर्मेशन के दौरान 3 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से ये कंपाउंड ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल या जिसको ट्राइग्लाइसराइड कहा जाता है ये फॉर्म हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल या ट्राइग्लाइसराइड है इसको न्यूट्रल लिपिड भी कहा है। हमने इससे पहले वाले जो 2 टाइप्स थे उनको न्यूट्रल लिपिड नहीं कहा था। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि ये जो मोनोसाइल ग्लाइसरॉल हैं यहाँ पर ये ग्लाइसरॉल के 2 OH ग्रुप फ्री नजर आ रहे हैं और इन फ्री OH ग्रुप के ऊपर चूंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है इस वजह से दिस इज नॉट न्यूट्रल कंपाउंड। सिमिलरली डायसाइल ग्लाइसरॉल में 1 OH ग्रुप इज फ्री और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अगेन दिस इज नॉट न्यूट्रल कंपाउंड। सो ओनली ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल is the compound in which all the OH groups of glycerol are occupied by the fatty acid or esterified with the fatty acids. Therefore, the triacyl glycerol triglyceride is called neutral lipid. इसमें कोई भी चार्ज बियरिंग OH ग्रुप फ्री नहीं रहा तो ये इस वजह से न्यूट्रल लिपिड कहलाता है। यहाँ पर एक और बात भी बेटे जहन में रखिएगा कि ज़्यादातर जो असाइल ग्लाइसरॉल्स होते हैं वो यही ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल्स हैं। अमंग द असाइल ग्लाइसरॉल्स दे आर most common, they are most common type of acyl glycerols, most common types हैं acyl glycerol की। अगर आपसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूं क्वेश्चन पूछा जाए कि जनरली हाउ मेनी फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन एन असाइल ग्लाइसरॉल तो योर आंसर शुड बी 3। जनरली जब बात होगी तो जनरली हम असल में जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं उनके बारे में पूछ रहे होते हैं। तो जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो आपने फिर ये 3 आंसर यहाँ पे पिक करना है। और अगर ये क्वेश्चन यूं पूछा गया है कि एट लीस्ट हाउ मेनी फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन एन असाइल ग्लाइसरॉल तो फिर एक्चुअली बात हो रही है मोनोसाइल ग्लाइसरॉल की। तो एट लीस्ट यहाँ पर देखिए सिंगल फैटी एसिड अटैच हुआ है। और इसी तरह से किसी असाइल ग्लाइसरॉल में एक सिंगल फैटी एसिड भी हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकते हैं, ये भी जहन में रखना है। और अगर ये एटलीस्ट वाला क्वेश्चन ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल के बारे में पूछा जाए यहाँ पर आंसर आप 1 नहीं पिक करना बल्कि 3 पिक करना है क्योंकि ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल में एटलीस्ट भी 3 है, मैक्सिमम भी 3 है और जनरली बात पूछी जाए तो तब भी यही आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ असाइल ग्लाइसरॉल से पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये जो असाइल ग्लाइसरॉल अभी हमने डिस्कस किए हैं यानी ट्राइग्लाइसराइड, बेसिकली ये ट्राइग्लाइसराइड ये फैट्स या ऑयल्स कहलाते हैं। आमतौर पर इनको फैट या ऑयल कंसिडर किया जाता है। दरअसल फैट्स एनिमल में पाए जाने वाले ट्राइग्लाइसराइड्स होंगे। दीज आर एनिमल लिपिड्स, ठीक है, दीज आर एनिमल लिपिड्स। और इसके मुकाबले में जो ऑयल्स हैं दे आर प्लांट लिपिड्स, प्लांट लिपिड्स। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे किसी एनिमल के अंदर अगर बहुत ज़्यादा वो बल्कि हो, बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी के अंदर लिपिड स्टोर्ड हों तो आमतौर पर उसे कहा जाता है कि ये एनिमल फैटी है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर प्लांट बहुत ज़्यादा बल्कि हो तो आप प्लांट को ये कहें कि ये ऑयली प्लांट है। तो ये आमतौर पर एनिमल्स को तो फैटी कहा जाता है लेकिन प्लांट्स को ये इस तरह से ऑयली नहीं कहा जाता। तो ऑयल वैसे भी हर प्लांट के अंदर स्टोर नहीं होता, ये कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं जिनको ऑयल सीड प्लांट्स कहा जाता है, जिनके सीड्स के अंदर ऑयल स्टोर होगा। अच्छा, तो ये थे असाइल ग्लाइसरॉल। असाइल ग्लाइसरॉल ये एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर करने वाले कंपाउंड्स होते हैं लिविंग बॉडीज़ के अंदर। असाइल ग्लाइसरॉल के बाद हम बात करते हैं ये फैटी एसिड जो अभी हमने डिस्कस किए थे, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ का हमें आइडिया होना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ भी बुक के अंदर दी हुई हैं और इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अबाउट 30 डिफरेंट काइंड ऑफ फैटी एसिड्स आर फाउंड इन द नेचर और इनकी जो लेंथ है वो एक दूसरे से वेरी करती है।
लेंथ आपको डिफरेंट नज़र आएगी। जाहिर है कि कोई 2 कार्बन, कोई 4 कार्बन, इस तरह से ये लेंथ वेरी करती है। सिंपलेस्ट फैटी एसिड जैसे मैंने आपको एसिटिक एसिड के बारे में बताया, विच कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन एटम, और इसमें आप देखिए स्ट्रक्चर, एक कार्बन इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का पार्ट होगा और दूसरा कार्बन इसका ये आर ग्रुप में इंक्लूडेड है। तो आपसे जैसे मैंने अभी शेयर किया था कि आर ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पूछे जा सकते हैं किसी भी फैटी एसिड का टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम बता के, तो वो आप इजीली पहचान सकते हैं। फिर उसके बाद इससे जो कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड है वो ब्यूटारिक एसिड है, और ब्यूटारिक एसिड 4 कार्बन फैटी एसिड, इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का पार्ट है और रिमेनिंग आर फाउंड इन द आर ग्रुप। लेकिन ये तो आपको सिंपलेस्ट फैटी एसिड्स बताएं। मोस्ट कॉमन जो फैटी एसिड्स आपको ज़्यादातर लिपिड्स में मिलेंगे वो कौन से हैं? वो असल में ये पामिटिक एसिड विच कंसिस्ट ऑफ 16 कार्बन एटम्स, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, अगेन एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में और बाकी सारे ये हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर। और फिर इसी तरह से स्टीरिक एसिड विच कंसिस्ट ऑफ 18 कार्बन एटम्स, दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैटी एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने यूं है। तो आपने देखा कि ये फैटी एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर बेस करती हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे फैटी एसिड का नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होता है तो आपको उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर मेल्टिंग पॉइंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट फैटी एसिड का इंक्रीज हो जाता है। हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा जिनका नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है। बिल्कुल इसी तरह से सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एक्चुअली फैटी एसिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ये सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये भी डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी कि 4 कार्बन फैटी एसिड है, जैसे ब्यूटारिक एसिड, इसमें टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं ब्यूटारिक एसिड के अंदर, और इसके मुकाबले में अगर हम एक और एग्जांपल लें यहाँ पर पामिटिक एसिड जो 16 कार्बन फैटी एसिड है, तो इन दोनों की अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं तो आप देखिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑब्वियसली पामिटिक एसिड है हायर मेल्टिंग पॉइंट, तकरीबन कोई 63.1 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। यानी ये रूम टेम्परेचर के ऊपर, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये आपको किस फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड स्टेट में। ये मेल्ट नहीं होगा, लिक्विड नहीं होगा, ये लिक्विफाई नहीं होगा। लेकिन ब्यूटारिक एसिड इसका मेल्टिंग पॉइंट है -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट हो जाता है, तो रूम टेम्परेचर पर ये कैसा होगा? जाहिर है कि मेल्टेड फॉर्म में होगा। तो आप देखिए कि इस तरह से ये जो आप मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली solubility in the organic solvent, which one is more soluble in organic solvent, या in other words which one is more hydrophobic, क्योंकि जो ज़्यादा सॉलेबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो उतना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक भी होगा। तो ये भी प्रॉपर्टी आपने याद रखना है, हाइड्रोफोबिक नेचर। ठीक है, तो फैटी एसिड्स की ये जो टाइप्स आपने अभी ऑब्जर्व किए हैं उसमें देखिए फैटी एसिड्स 2 मेजर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ओवरऑल ये जितने भी फैटी एसिड्स आपको बताएं दे आर आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एक्चुअली इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में फ़र्क ये है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स का। जैसे अभी आपको यहाँ पर पीछे एक डायग्राम में ये जो फैटी एसिड दिखाए थे, तो अगर इसके अंदर सारे के सारे ये सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं बिटवीन द कार्बन एटम इन द आर ग्रुप, अगर ये सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ये सैचुरेटेड है। लेकिन किसी भी जगह अगर डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया जाए तो ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा। असल में होगा क्या कि जब डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो तब ये डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। तो जब डबल बॉन्ड क्रिएट होता है तो इस तरह से ये हाइड्रोजन की टर्म्स में अनसैचुरेटेड हो जाता है। असल में सैचुरेटेड टर्म का मतलब क्या है? सैचुरेशन। सैचुरेशन बेसिकली किसी चीज़ की कंसंट्रेशन को इंडिकेट करती है ये टर्म। और जब हम ये कहते हैं ना कि ये चीज़ सैचुरेटेड है तो हमारा मतलब होता है कि किसी ख़ास चीज़ की यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर हम कहें कि कोई पेपर है जिसमें वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो हम कहते हैं ये वाटर से सैचुरेट कर गया। या जैसे किसी रूम के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भरे हुए हैं तो हम कहते हैं कि ये रूम स्टूडेंट से सैचुरेट हो गया है। जैसे मिसाल के तौर पर जॉब मार्केट
उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स आ गए हैं और अब मज़ीद ग्रेजुएट्स को जॉब्स नहीं मिल रही, तो हम कहेंगे कि हमारी जो जॉब मार्केट है वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है इस पर्टिकुलर फील्ड के ग्रेजुएट से। तो सैचुरेशन बेसिकली किसी चीज़ की कंसर्नेशन को शो करती है ये टर्म। तो यहाँ पर किस चीज़ की कंसर्नेशन को ये इंडिकेट कर रही है? तो हम जब ये कहते हैं ना कि ये फैटी एसिड सैचुरेटेड है, तो इसका मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ये सैचुरेटेड है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अगर प्रेजेंट है तो वो सैचुरेटेड है, और अगर उसकी डीहाइड्रोजिनेशन कर दी जाएगी, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए और डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया जाए तो वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। तो इस तरह से ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अराइज होते हैं। इसका मतलब है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे बनेंगे? तो आप इसमें याद रखिए कि दो केमिकल एक्टिविटीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड अगर बनाना है तो आपको क्या करना होगा? डीहाइड्रोजिनेशन आपको करनी होगी, यानी आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है। और अगर आपको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना है तो फिर क्या करना होगा? आपको हाइड्रोजिनेशन करनी है। तो आपने ये टर्म्स याद रखनी है कि हाउ दीज फैटी एसिड्स आर इंटर कन्वर्टेबल। और ये आपको शायद याद हो, हमने जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन को पढ़ते हुए आपको ये पॉइंट आउट किया था कि हमारे बॉडी के अंदर, ख़ासतौर पर प्लांट्स के अंदर, जब वो कोल्ड स्ट्रेस में या हीट स्ट्रेस में एक्सपोज होते हैं तो उनकी मेम्ब्रेन लिपिड्स में मौजूद फॉस्फोलिपिड के फैटी एसिड इस तरह से इंटरचेंज होते हैं। यानी जब कोल्ड स्ट्रेस होगा तो मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विल बी डेवलप, और वार्म स्ट्रेस के अंदर मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड विल बी डेवलप। तो इस तरह से ये दोनों फैटी एसिड इंटर कन्वर्टेबल है। बहरहाल इन दोनों फैटी एसिड्स के अंदर मजीद हम कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं। देखिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे आपको बताया कि दे हैव नो डबल बॉन्ड, दे आर विदाउट डबल बॉन्ड इन द आर ग्रुप। अच्छा, यहाँ पर मज़े की बात है कि ये जो इनका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है वहाँ पर चूँकि ये ऑक्सीजन यूँ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो बाज़ बच्चे समझते हैं कि शायद सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर भी डबल बॉन्ड होगा और वो ये इस जगह पर है। नो, ये इसको आप इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर जब हम कहते हैं ना कि दे आर विदाउट डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द आर ग्रुप। आर ग्रुप में असल में कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, इस वजह से ये सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन डबल बॉन्ड्स इन देयर आर ग्रुप। और कितने डबल बॉन्ड होंगे? 1 to more। मोर से यहाँ पर मतलब है मैक्सिमम 6 से ज़्यादा अनसैचुरेटेड, 6 से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स किसी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में नहीं होंगे। तो इस लिहाज से इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। अगर किसी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक डबल बॉन्ड हो तो उसे कहा जाएगा मोनो अनसैचुरेटेड। अगर दो मुख्तलिफ पोजीशंस पर डबल बॉन्ड हो तो डाई अनसैचुरेटेड, ट्राई अनसैचुरेटेड। इस तरह से डिफरेंट ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आप देख सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद आप देखिए कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स यूजुअली है स्ट्रेट चेन। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर चूँकि डबल बॉन्ड है तो स्ट्रेट चेन थोड़ी सी बेंटेड होगी। मिसाल के तौर पर अगर जैसे फॉस्फोलिपिड्स में ये इस तरह से उसकी जो फैटी एसिड चेन्स होती हैं ना, ये इस तरह करके यूँ शो की हुई होती हैं, तो अगर ये चेन स्ट्रेट शो की है तो ये सैचुरेटेड है, और यूँ बेंटेड शो की हुई है तो ये अनसैचुरेटेड है। तो जिस जगह पर डबल बॉन्ड आएगा वहाँ पर थोड़ी सी चेन यूँ बेंट हो जाएगी, जैसे आपको यहाँ पर ये डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन वाले पॉइंट से ये थोड़ी सी बेंटेड होगी। अच्छा, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन अनसैचुरेटेड लिक्विड होंगे, यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा। अच्छा, उसके बाद फिर देखो ये रिलेटिवली हायर मेल्टिंग पॉइंट और ये लोअर मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरी तरफ अक्रेंस इन मोस्ट एनिमल फैट्स, आपको सैचुरेटेड एनिमल फैट के अंदर ज़्यादा मिलेंगे और ये प्लांट लिपिड्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर ज़्यादा मिलेंगे। तो इसी वजह से आपको ऑयल और फैट जो अभी पॉइंट आउट किए थे उनमें इन दोनों फैटी एसिड की डिफरेंट अक्रेंस की वजह से उनके अंदर भी ये वाली प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं। स्पेशली फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है जी, तो ये थी प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। अच्छा, तो ये आपके सामने लिस्ट दी हुई है बुक के अंदर। तो इन फैटी एसिड्स को आपने याद रखना है। इन फैटी एसिड्स में ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल्स हैं, उनके सोर्सेज बताए हुए हैं, कार्बन नंबर बताया हुआ है और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स। और इसी तरह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के ये आपको नेम्स बताएं, सोर्सेज और साथ इनके स्ट्रक्चर्स भी। अच्छा, तो इससे आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर अब वैक्सेस, विच इज़ अनदर टाइप ऑफ सिंपल लिपिड।
वैक्सेस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल वैक्सेस हैं और दूसरे सिंथेटिक वैक्सेस। नेचुरल वैक्सेस आर टिपिकल ईस्टर कंपाउंड्स, दे आर एक्चुअली ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल। ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड और लॉन्ग चेन अल्कोहल के ईस्टर कंपाउंड्स हैं। आपने असाइल ग्लाइसरोल में ग्लाइसरोल और फैटी एसिड देखे, यहाँ पर ग्लाइसरोल नहीं बल्कि कोई लॉन्ग चेन अल्कोहल, और यहाँ पर फैटी एसिड की भी लॉन्ग चेन वाली टाइप होगी। तो इस तरह की स्पेसिफिकेशन रखने वाले सिंपल लिपिड्स को वैक्सेस कहा जाएगा और ये नेचुरल वैक्सेस हैं। बट ऑन द अदर हैंड सिंथेटिक वैक्सेस ये जनरली ड्राइव्ड होते हैं फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या पॉलीइथाइलीन, और ये एक्चुअली कंसिस्ट करते हैं मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स सच एज अल्केन्स, अल्कोहल, अल्डिहाइड्स, या फिर इसमें कीटोन्स प्रेजेंट होंगे और फैटी एसिड भी हो सकते हैं। यानी ये कोई डेफिनेट केमिकल स्ट्रक्चर शो नहीं करते हैं, दे हैव रैंडम स्ट्रक्चर। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स ये सिंथेटिक वैक्सेस होते हैं। अच्छा, इनकी आप नेचुरल वैक्सेस की अक्रेंस देख रहे हैं, ये एग्जांपल्स के तौर पर आपने इनको याद रखना है। जैसे बीज वैक्स, इट इज़ फाउंड इन द हनीकॉम। हनीकॉम आपने देखा होगा, उसके अंदर जो वैक्स पाई जाती है वो बीज वैक्स की नेचुरल वैक्स है। लिनोलेन ये शीप वूल से ऑब्टेन होने वाली नेचुरल वैक्स है। क्यूटिन ये लीफ सरफेस के ऊपर मौजूद है, क्यूटिकल के अंदर। क्यूटिकल इज a protective layer on the leaf surface, तो वहाँ ये क्यूटिन वैक्स है। एंड सबरिन इज आल्सो फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस ऑफ प्लांट रूट्स, तो वहाँ पर ये सबरिन टाइप की वैक्स कैस्पेरियन स्ट्रिप फॉर्म कर रही होती है। तो ये आपने नेचुरल वैक्सेस की टाइप्स और उनकी अक्रेंसेस याद रखनी है, किसी एमसीक्यू में ये बात पूछी जा सकती है। और दूसरी तरफ सिंथेटिक वैक्सेस में जैसे पैराफिन वैक्स विच इज यूज्ड टू मेक कैंडल्स, वैक्स पेपर, लुब्रिकेंट्स, या फिर इस तरह डिफरेंट टाइप के जो सीलिंग मटेरियल्स हैं उनको बनाने में ये वैक्स इस्तेमाल होती है। अच्छा, उसके बाद अब लिपिड की एक और आखिरी टाइप हम आज के इसमें डिस्कस करते हैं, फॉस्फोलिपिड। देखो फॉस्फोलिपिड ये अभी जैसे आपको मैंने बताया था कि ये कंपाउंड लिपिड है, कंपाउंड। और जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं या इनको कॉम्प्लेक्स लिपिड भी कहा जाता है, दे कंटेन सम एडिशनल कंपाउंड अदर देन फैटी एसिड एंड अल्कोहल। इनके अंदर कुछ दूसरे कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होंगे। अच्छा, तो ये जो कंपाउंड लिपिड्स हैं जिसमें फैटी एसिड, जिसमें फॉस्फोलिपिड यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, इसको आप डिफाइन किस तरह से करेंगे कि अ फॉस्फोलिपिड इज बेसिकली फॉर्म्ड व्हेन फॉस्फेटिडिक एसिड कंबाइंस विद वन ऑफ द 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी यहाँ पर एक खास चीज़ है फॉस्फेटिडिक एसिड। जब ये फॉस्फेटिडिक एसिड कंबाइन होता है, 4 कंपाउंड्स हैं, उनमें से किसी भी एक के साथ ये जब कंबाइन होगा तो रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी फॉस्फोलिपिड। अब वो कौन से 4 कंपाउंड्स हैं? जैसे कोलिन, this is a kind of nitrogenous base, ethanolamine which is kind of amino alcohol, inositol which is a kind of again amino alcohol, serine which is a kind of amino acid. So any one of these 4 compound when combined with phosphatidic acid, the resulting compound will be phospholipid. तो एक्चुअली ये फॉस्फेटिडिक एसिड ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ की कॉम्बिनेशन है? तो आप देखिए ये जो फॉस्फेटिडिक एसिड है ना, ये फॉस्फेटिडिक एसिड असल में 3 चीज़ों की कॉम्बिनेशन है। आप ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पार्ट देख रहे हैं ये फॉस्फेटिडिक एसिड है, दिस इज एक्चुअली फॉस्फेटिडिक एसिड। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा पार्ट फॉस्फेटिडिक एसिड है। यानी फॉस्फेटिडिक एसिड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ ग्लाइसरोल, दिस इज एक्चुअली ग्लाइसरोल, ठीक है। ग्लाइसरोल के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप आपको नजर आ रहा है, और फॉस्फेट के अलावा यहाँ पर ये 2 फैटी एसिड है। यानी ग्लाइसरोल के एक OH ग्रुप के साथ फॉस्फेट स्ट्रीफाइड होता है और बाकी 2 OH ग्रुप के साथ फैटी एसिड स्ट्रीफाइड होते हैं, और इस तरह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा दिस विल बी कॉल्ड एज फॉस्फेटिडिक एसिड। और अब ये जो फॉस्फेटिडिक एसिड है, when this phosphatidic acid is combined with any one of these 4 compound, the resulting molecule will be phospholipid. जैसे ज़्यादातर फॉस्फोलिपिड में आपको कोलिन कंपाउंड मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पर भी ये नज़र आ रहा है। तो इस तरह का जो फॉस्फोलिपिड होगा उसका नाम हो जाएगा फॉस्फेटाइडिल कोलिन। इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फेटाइडिल कोलिन, फॉस्फेटाइडिल कोलिन।
यहाँ पर आपने देखा वो जो फॉस्फेटिडिक एसिड का नाम था उसमें आखिरी हिस्सा ये जो आई सी और एसिड है इसको हमने रिप्लेस कर दिया बाय YL और दूसरा जो एडिशनल कंपाउंड इसके नेम को मर्ज कर दिया है। तो ये फॉस्फेटाइडल कोलिन इज अ फॉस्फोलिपिड विच इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड एंड कोलिन। इसी तरह से फॉस्फेटाइडल इथेनोलामाइन ये एक और फॉस्फोलिपिड होगा, फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल ये एक और फॉस्फोलिपिड होगा, फॉस्फेटाइडल सीरीन एक और फॉस्फोलिपिड होगा। तो ये 4 जो टाइप्स आपको फॉस्फोलिपिड्स की बताई हैं, मोस्ट कॉमन ये फॉस्फेटाइडल कोलिन है एंड दिस इज आल्सो नोन एज लेसिथिन। ये कॉमन नेम आपने याद रखना है, अक्सर ये MCQs में पूछा जाता है। दिस इज कॉमनली नोन एज लेसिथिन। तो इस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में आपने ये याद रखना है बच्चों कि इसमें जहाँ पर फैटी एसिड पार्ट नज़र आ रहा है आपको इसका, ये बेसिकली नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक रीजन है फॉस्फोलिपिड का। लेकिन जिस साइड पर ये एडिशनल कंपाउंड आपको नज़र आ रहा है वो साइड आपको पोलर और हाइड्रोफिलिक नज़र आ रही है। असल में देखो फॉस्फोलिपिड की ये जो आपने नेचर ऑब्जर्व किया ना, तो इसकी वजह से फॉस्फोलिपिड की 2 पोर्शंस बन गए। फॉस्फोलिपिड का ये ऊपर वाला हिस्सा दिस इज नोन एज हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड हेड कहलाएगा, और नीचे ये फॉस्फोलिपिड की ये 2 टेल्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको फॉस्फोलिपिड दिखाई दे रहा है। तो फॉस्फोलिपिड में हेड के साथ साथ ये नीचे जो फैटी एसिड्स नज़र आ रहे हैं ये टेल्स को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हेड हाइड्रोफिलिक और पोलर है, टेल हाइड्रोफोबिक और ये नॉन पोलर है। ठीक है, अच्छा वैसे तो ओवरऑल नेचर अगर देखी जाए फॉस्फोलिपिड की, चूंकि ये लिपिड है तो ये लाजमी तौर पर हाइड्रोफोबिक होगा, ये हाइड्रोफिलिक नहीं होगा, और ये वाटर के अंदर तो डिजॉल्व नहीं होते। लेकिन फॉस्फोलिपिड बड़ा इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। फॉस्फोलिपिड का अगर सोल्यूशन कभी आप वाटर के अंदर ऐड करें तो आप देखेंगे ये जितने भी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये क्विकली इस तरह से बाई लेयर में अरेंज हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि इनके वो जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं, टेल्स, वो एक दूसरे को इस तरह से फेस कर लेती हैं, और जबकि हाइड्रोफिलिक एंड्स ये यूँ बाहर सरफेस की तरफ आ जाते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स के अंदर नेचुरली ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि दे कैन बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लिपिड बाई लेयर। तो ये लिपिड बाई लेयर का बनना इनको फेवरेबल बना देता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो मेम्ब्रेन्स की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने में फॉस्फोलिपिड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो हम ये ज़्यादा फॉस्फोलिपिड्स को वाटर में डालें तो ये इस तरह की अरेंजमेंट शो करेंगे, बट अगर हम ये कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड का वाटर के अंदर ऐड करें तो फिर इसकी ओरिएंटेशन कैसी होगी? क्या ये इसी तरह से यूँ बिल्कुल अपराइट, ये इस तरह से इन्वर्टेड स्टेट में होगा, लेग्स इसकी नीचे की तरफ होंगी, या फिर ये इस तरह से आपको अपराइट स्टेट में नज़र आएगा, या फिर ये राइट साइड पर इसकी लेग्स होंगी, या फिर इसकी लेग्स इस तरह से लेफ्ट साइड पर होंगी? तो कौन सी ओरिएंटेशन होगी? तो इसमें बेटे आपने याद रखना है कि अगर एक सिंगल फॉस्फोलिपिड वाटर के अंदर ऐड किया जाए तो उसकी अरेंजमेंट ऐसे हो जाएगी, क्योंकि उसका ये जो हेड है वो तो वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा और बाकी टेल वाटर से बाहर निकल जाएंगी। अगर ये ज़्यादा होते हैं फिर तो ये अपने हाइड्रोफोबिक एंड्स को एक दूसरे के आमने सामने कर लेते हैं, लेकिन अगर ये अकेला होगा तो ये ऊपर की तरफ इस तरह ऑफ कर जाएगा। अच्छा, तो ये यहाँ पर हम लिपिड वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा जो लिपिड की टाइप्स हैं वो MD-CAT के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, इस वजह से हम उसको छोड़ रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर पोर्शन रह गया इसका प्रोटीन का, इसको हम कंप्लीट करते चलते हैं। बच्चों, प्रोटीन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं। आपको इनका प्रोपोर्शन याद होगा, तकरीबन कोई 15% के करीब आपको ये किसी बैक्टीरियल सेल में मिलते हैं और 18% के करीब आपको ये किसी मेमेलियन सेल में मिलते हैं, यानी यूकैरियोट्स में। लेकिन ये जो इनका प्रोपोर्शन दिया हुआ है ये इनका फ्रेश वेट के लिहाज से प्रोपोर्शन है। अगर हम ड्राई वेट में इनको कैलकुलेट करें, ड्राई वेट का मतलब है वाटर रिमूव करके बाकी का जो पोर्शन है उसको कैलकुलेट करें, तो यू विल सी दैट 50% of dry weight, 50% of dry weight will consist of protein। तो प्रोटीन ये इस लिहाज से मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं। मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल तो वाटर है, बट मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन है, जो बाय फ्रेश वेट आपको 15 to 18% मिलता है बाय फ्रेश वेट। ठीक है, ये याद रखिए, ये बाय फ्रेश वेट है, और फ्रेश वेट में हम आमतौर पर
वाटर को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। वाटर के साथ अगर हम इसका प्रोपोर्शन देखें तो ये 15 to 18% है, और विदाउट वाटर बाकी कंटेंट्स में इनका प्रोपोर्शन 50% के करीब है। एक्चुअली प्रोटीन्स केमिकली दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। आपको यहाँ पर इनको केमिकली ये याद रखना है कि ये पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड के, यानी ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इनको पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो कि अमाइनो एसिड की चेन्स हैं, इसको समझने के लिए हमें पहले अमाइनो एसिड का समझना है। अमाइनो एसिड बुनियादी तौर पर ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, लेकिन अनलाइक फैटी एसिड जो अभी हमने डिस्कस किया था, अनलाइक फैटी एसिड, दिस ऑर्गेनिक एसिड has certain other properties such as this organic acid must has two functional group. One is carboxylic acid group, ये तो आपको fatty acid में भी मिला था, but in addition to this it must contain amino group. और interesting thing ये कि these two groups must be attached on the same carbon atom and that carbon atom is called alpha carbon. तो ये अगर same carbon atom पर दोनों मौजूद हैं then the organic acid will be called as अमाइनो एसिड। मिसाल के तौर पर अगर ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर आप देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है एक अलग कार्बन के ऊपर, और ये एक अलग कार्बन पर यहाँ पर अमाइनो ग्रुप अगर लगा हुआ है, तो आप देखिए ये दो सेपरेट कार्बन्स पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमाइनो ग्रुप हैं। तो क्या ये अमाइनो एसिड हो सकता है? नो, दिस कैन नॉट बी अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड मस्ट कंटेन दीज टू ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन एटम विच इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन की एक साइड पर हाइड्रोजन होगा और दूसरी साइड ऑक्यूपाइड होगी बाय आर ग्रुप, अगेन आर फॉर रिमेनिंग, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका ये वेरिएबल होगा। इट मे बी हाइड्रोजन एटम, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, या फिर ये कोई इस तरह से मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, या फिर ये कोई लॉन्ग चेन भी हो सकती है। तो आपको डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के अंदर ये आर ग्रुप वेरी करता हुआ दिखाई देगा। असल में इसी आर ग्रुप की बेसिस के ऊपर अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया जाता है। अदरवाइज आप हर अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और हाइड्रोजन ये यूनिफॉर्मली देखेंगे, बट एवरी अमाइनो एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आर ग्रुप। और इस तरह से आर ग्रुप की बुनियाद पर आप 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स को देखते हैं जो कि एक्चुअली प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। दीज आर प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड। इनको क्या कहते हैं? प्रोटीनोजेनिक, यानी जो प्रोटीन बनाने में अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं, ये वो अमाइनो एसिड है प्रोटीनोजेनिक। लेकिन अगर देखा जाए तो सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड हैं विच डू नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स, दे सेपरेटली परफॉर्म अदर रोल्स इन द सेल्स। तो इस तरह से ओवरऑल इनकी तादाद कोई 170 है। 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर फाउंड। तो इसमें से मेजॉरिटी आप देख रहे हैं कि वो प्रोटीन में नहीं होते। प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में वो जस्ट 20 हैं, लेकिन प्रोटीन बनने के बाद कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं प्रोटीन में, और उसके बाद कुछ अमाइनो एसिड चेंज हो जाते हैं टू अदर। तो इस तरह से प्रोटीन में पाए जाने वाले अमाइनो एसिड की तादाद देखी जाए तो वो 25 होगी। आपने ये तीनों फिगर्स याद रखनी है। देखो 170 क्या है? ये ओवरऑल जो अमाइनो एसिड हमारे बॉडीज में पाए जाते हैं। 20 आर द टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड दैट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड, प्रोटीन बनाने वाले। बट 25 आर दोस अमाइनो एसिड विच आर फाउंड इन द प्रोटीन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होंगे, और व्हेन प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड आफ्टर फॉर्मेशन उनमें सर्टेन मॉडिफिकेशंस होती हैं, एंड ड्यूरिंग दोज मॉडिफिकेशन सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर चेंज इनटू अदर। इस तरह से ये लिस्ट ब्रॉड होकर 25 तक चली जाएगी। लेकिन जिन अमाइनो एसिड को हमारा डीएनए इनकोड करता है उनकी तादाद कितनी है? वो ये 20 हैं जिनको प्रोटीनोजेनिक कहा है, और उनके स्ट्रक्चर्स यहाँ पे शो किए हैं। अच्छा, आपने ये डायग्राम्स देखे, यहाँ पे घबरा नहीं जाना, ठीक है। ये केपी के बुक में आपको डायग्राम्स मिलेंगी, बाकी बुक्स के अंदर नहीं है। तो ये आपसे इस तरह से हर एक टाइप अमाइनो एसिड की नहीं पूछी जाएगी, लेकिन 2 अमाइनो एसिड आपने खास तौर पर याद रखने हैं। वन इज ग्लाइसिन और दूसरा एलानिन। इन दोनों का स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। दीज आर सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। इसमें देखिए ग्लाइसिन
इसमें R ग्रुप हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है और एलानीन इसमें R ग्रुप मिथाइल ग्रुप पर मुश्तमिल है। तो ये दो एग्जांपल्स अक्सर पूछी जाती हैं, बाकियों को आपने ये स्ट्रक्चर वाइज कंसिडर नहीं करना, लेकिन नाम ज़रूर याद हो क्योंकि सेकेंड ईयर वाले पार्ट के अंदर भी जेनेटिक कोड में इनके नाम यूज़ होते हैं, तो वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखो हमने यहाँ पर इनको कैटेगराइज किया हुआ है, ये कोई नॉन पोलर हैं, कोई पोलर हैं, कोई पॉजिटिवली चार्ज हैं, कोई नेगेटिवली चार्ज हैं। तो इनमें क्या फ़र्क होता है? तो असल में देखो इनके ऊपर कोई पोलर ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये पोलर ग्रुप्स, ये मिथाइल ग्रुप, इन पोलर ग्रुप्स की वजह से इनमें कोई पोलर ग्रुप नहीं है, तो इन पोलर ग्रुप ना होने की वजह से ये नॉन पोलर, यानी कि नॉन पोलर जो होते हैं ना, ये वाटर सॉल्युबल भी नहीं होते हैं, और ये जिनके पास ये पोलर ग्रुप्स लगे हुए हैं तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसी तरह से पॉजिटिवली चार्ज का मतलब है कि इनके पास अमाइनो ग्रुप एक से ज़्यादा होंगे, और नेगेटिवली चार्ज का मतलब है इनके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक से ज़्यादा होंगे। बहरहाल ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट ये ग्लाइसिन और एलानीन को ख़ास तौर पर कंसिडर करना है। अब ज़रा इनकी कंडेंसेशन देखते हैं। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन भी कंडेंसेशन होगा। जैसे अभी आपको लिपिड्स में कंडेंसेशन बताई थी, वहाँ पर एक अल्कोहल एसिड से कंडेंस हो रहा था, यहाँ पर दो अमाइनो एसिड कंडेंस हो रहे हैं। और आपको याद है कार्बोहाइड्रेट में भी कंडेंसेशन होती है, वहाँ पर दो मोनोसेक्राइड कंडेंस होते हैं। तो ये ज़रा केयरफुली याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन सेट किया जाता है। हाँ जी बच्चों, तो इसमें आप देखें कि ग्लाइसिन और एलानीन को कंडेंस होता हुआ दिखाया जा रहा है। तो ग्लाइसिन के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH ग्रुप, और एलानीन के अमाइनो ग्रुप से H लिबरेट हुआ, और लिबरेट होने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में सेपरेट हो गया, जबकि यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा केयरफुल हो जाएं। देखो यहाँ पर डायग्राम में ये जो हाईलाइट किया हुआ है पार्ट, तो इसमें ये सारा पोर्शन हाईलाइट किया हुआ है। एक्चुअली ये पूरे का पूरा पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है। पेप्टाइड बॉन्ड इज एक्चुअली दिस वन। असल में ये हाईलाइट क्यों किया है? हाईलाइट इस वजह से किया है ताकि आपको पता चले कि पेप्टाइड बॉन्ड होता कौन सा है। यानी एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड इज द बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है ईस्टर बॉन्ड की तरह। इट इज़ द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो कार्बन है वो एक अमाइनो एसिड का हो, और अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन ये दूसरे अमाइनो एसिड का हो, तो ऐसी सूरत में इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे, अदरवाइज इसको पेप्टाइड बॉन्ड नहीं कहा जाएगा। तो ये इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इनको पूरे को हाईलाइट करके यहाँ पे शो किया हुआ है। यहाँ पर देखो उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, मिसाल के तौर पर ये A, B, C, D और E, इनमें से पेप्टाइड बॉन्ड्स कौन से हैं? तो ओनली C इज द पेप्टाइड बॉन्ड। आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये A वाला जो है ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है, हालांकि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड नहीं कहेंगे। व्हाई? बिकॉज दिस इज द बॉन्ड बिटवीन अल्फा कार्बन एंड द नाइट्रोजन, और दूसरी तरफ ये इसी तरह से ये भी अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान है, तो ये भी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं। पेप्टाइड बॉन्ड ये सिर्फ C है, तो आपने ये पेप्टाइड बॉन्ड की आइडेंटिफिकेशन याद रखनी है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर स्किप हो गई, और वो क्या है कि ये अल्फा कार्बन क्यों कहलाता है, इसको जहन में रखिएगा। अल्फा कार्बन दरअसल इसको इस वजह से कहा जाता है कि किसी भी कार्बन चेन की आमतौर पर नंबरिंग करने के लिए हम या तो 1, 2, 3 इस तरह से लेटर्स यूज़ करते हैं, या फिर हम यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा, गैमा इस तरह से ये लेटर्स यूज़ करते हैं। तो चूंकि ये कार्बन चेन में पहला कार्बन है जिसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी था, अमाइनो ग्रुप भी और हाइड्रोजन भी, तो इस वजह से इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा है। तो इस कार्बन को अल्फा कार्बन सिर्फ इस बुनियाद पे कह रहे हैं, इस पॉइंट को आप माइंड में रखिएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। देखो ये कंडेंसेशन आपने मुलाहिजा की, इस कंडेंसेशन में एक बात का ख्याल रखना है कि अगर एलानीन को हम पहले रखें और ग्लाइसिन को बाद में रखें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ग्लाइसिन पहले और एलानीन बाद में, तो ये जो डाईपेप्टाइड बनी है ये है ग्लाइसिल एलानीन। और अगर आप ये एलानीन को पहले रखें और ग्लाइसिन को बाद में, तो फिर ये एलानाइल ग्लाइसिन हो जाएगा। असल में किसी भी डाईपेप्टाइड का नाम कैसे रखते हैं? पहला जो भी अमाइनो एसिड होगा उसके नाम का जो आखिरी हिस्सा है INE, इसको हम YL से रिप्लेस कर देंगे और दूसरे अमाइनो एसिड का नाम मर्ज कर देंगे, तो ये ग्लाइसिल एलानीन। और अगर एलानीन पहले आ जाए तो ये एलानाइल ग्लाइसिन। तो इस तरह से दो अमाइनो एसिड की कंडेंसेशन से जो प्रोडक्ट बनती है वो डाईपेप्टाइड है। और इसके अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं? ओनली 1। अब देखो ये जो डाईपेप्टाइड बनी है, इस डाईपेप्टाइड में एक
एंड के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जस्ट लाइक द अमाइनो एसिड। जैसे एक अमाइनो एसिड में एक एंड के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था और दूसरे एंड पर अमाइनो ग्रुप, इसी तरह से डाइपेप्टाइड में भी एक एंड के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरे एंड के ऊपर अमाइनो ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाले एंड को कार्बोक्सिलिक एसिड एंड या सी टर्मिनल कहा जाता है, सी टर्मिनल। और इसी तरह से अमाइनो ग्रुप वाले एंड को अमाइनो एंड या फिर एन टर्मिनल कहा जाता है, एन टर्मिनल। अब देखो इसका कौन सा एंड रिएक्टिव होगा, तो असल में ये जिस साइड पर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड है ये रिएक्टिव होगा और इसके साथ एक और अमाइनो एसिड यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह से एक और अमाइनो एसिड रिएक्ट करे तो अब जो प्रोडक्ट बनेगी वो ट्राइपेप्टाइड हो जाएगी और उसके अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, 2, लेकिन अमाइनो एसिड कितने होंगे, 3। तो याद रखो बच्चों कि ये डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, इनके अंदर ये डाई ट्राई ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को या नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को। तो आपने पिक करना है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को, नॉट पेप्टाइड बॉन्ड। यानी डाइपेप्टाइड में डाई यानी 2 पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होते, 2 अमाइनो एसिड होते हैं। एक्चुअली दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 अमाइनो एसिड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। सिमिलरली ट्राइपेप्टाइड, इसमें 3 पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होते हैं, दिस इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ 3 अमाइनो एसिड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ट्राई। तो याद रखो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये डाई ट्राई टेट्रा पेंटापेप्टाइड्स के अंदर ये जो डाई ट्राई है ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड या नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड याद रखना है। और किसी भी इस तरह की प्रोडक्ट के अंदर जो इस तरह के कंडेंसेशन से फॉर्म हो तो उसमें जितने अमाइनो एसिड्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन 5 अमाइनो एसिड्स आर कंडेंस्ड, 5 अमाइनो एसिड्स आर कंडेंस्ड, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड, तो ऑब्वियसली 4। 6 अमाइनो एसिड्स आर कंडेंस्ड, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड, 5। और इसी तरह से जितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर लिबरेटेड। तो इस तरह से जब ये सेवरल अमाइनो एसिड कंडेंस होते हैं तो एक लॉन्ग चेन बनती है विच इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन्स आर इनफैक्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। प्रोटीन्स क्या होती हैं, दे आर इनफैक्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अच्छा, इन पॉलीपेप्टाइड्स में ये जो डाइपेप्टाइड्स हैं इनकी बड़ी सिग्निफिकेंस है और इनके हवाले से यूँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पर व्हेन 2 अमाइनो एसिड्स आर कंडेंस्ड टुगेदर, जैसे ग्लाइसिन एलानिन आर कंडेंस्ड टुगेदर, हाउ मेनी डिफरेंट डाइपेप्टाइड्स कैन बी प्रोड्यूस। When 2 amino acids are condensed together, how many different dipeptide can be produced? तो अब देखो आंसर क्या होगा, 1, 2, 4 या 8। तो राइट आंसर विल बी 4। बहुत सारे बच्चे इसको पिक करेंगे, नो, राइट आंसर इज 4। वो कैसे, देखो ग्लाइसिन एलानिन कंबाइन होकर ग्लाइसिल एलानिन बनाएंगे और अगर एलानिन को पहले रखें तो ये एलानाइल ग्लाइसिन बन जाएगा। ये 2 तो हो गए, लेकिन बेटे ग्लाइसिन ग्लाइसिन से भी तो कंबाइन हो सकता है, तो वो ग्लाइसिल ग्लाइसिन बन जाएगा। और एलानिन एलानिन से भी कंबाइन हो सकता है तो वो एलानाइल एलानिन बन जाएगा, एलानाइल एलानिन बन जाएगा। तो इस तरह से 4 डिफरेंट डाइपेप्टाइड्स आर पॉसिबल। और अगर आपसे यहाँ पूछा जाता है कि बाय यूजिंग 3 अमाइनो एसिड हाउ मेनी डिफरेंट डाइपेप्टाइड्स आर पॉसिबल, तो फिर क्या आंसर देते हैं, या बाय यूजिंग 4 अमाइनो एसिड हाउ मेनी डिफरेंट डाइपेप्टाइड्स कैन बी प्रोड्यूस। तो यहाँ पर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, जितने भी अमाइनो एसिड दिए हुए हों आपने उसका स्क्वायर ले लेना है। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता है कि 10 अमाइनो एसिड्स को अगर हम वेरियसली अरेंज करके डाइपेप्टाइड्स वर्कआउट करते हैं तो हाउ मेनी डाइपेप्टाइड्स आर पॉसिबल। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर होगा 100। तो 100 डिफरेंट डाइपेप्टाइड्स आर पॉसिबल। तो इस तरह से ये सवाल पूछा जाता है और उसमें आपने परेशान नहीं होना, ये इजीली आंसर दिया जा सकता है। अच्छा, तो प्रोटीन्स असल में ये पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, लेकिन इनकी जो पॉलीपेप्टाइड शक्ल है ना ये उसी वक्त नज़र आती है व्हेन दे आर असेंबल्ड ऑन द राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। उस वक्त ये इस तरह से लीनियर चेन की फॉर्म में होंगी और ये स्ट्रक्चर प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। बट जब प्रोटीन फंक्शनल स्टेट में जाती है, राइबोसोम से निकल कर वो साइटोप्लाज्म में या किसी और सेल के पार्ट के अंदर वो किसी फंक्शनल स्टेट में जाएगी, तो उस वक्त वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं होगी वो प्रोटीन, वो या तो सेकेंडरी या टर्शरी या फिर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी। अब ये जो 4 किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं इनकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, याद रखो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इसके 2 बुनियादी फीचर्स हैं। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय नंबर
ऑफ अमाइनो एसिड, एक ख़ास स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इसका एक मेन फीचर है, एंड द पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ये भी इसका ख़ास फीचर है। यानी ख़ास तादाद में और एक ख़ास सीक्वेंस में अमाइनो एसिड अरेंज हैं, तो ये चीज़ जब आपको दोनों फीचर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं तो ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। और ये उसी सूरत मुमकिन है व्हेन द प्रोटीन इज़ प्रेजेंट इन लीनियर पॉलीपेप्टाइड। अगर ये इस तरह फोल्डेड होगी तो आप ये दो फीचर्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और ये दोनों फीचर जाहिर है कि उसी वक्त नज़र आएंगे जब प्रोटीन इज़ बीइंग असेंबल्ड ऑन द राइबोसोम। अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज़ मेंटेन्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स इसको मेंटेन कर रहे होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स। और इस तरह से किसी प्रोटीन का ये प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखा के आपसे नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड भी पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस गिवन सेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड हैं, तो आप कैसे गेस करोगे? आपने वही याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के कार्बन और अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो पेप्टाइड बॉन्ड है। मिसाल के तौर पर ये इस वक्त ये एक पेप्टाइड बॉन्ड नज़र आ रहा है जिस पे मैंने स्टेरिक लगाया है। उसके बाद फिर इसी तरह से आपको दूसरा जो पेप्टाइड बॉन्ड नज़र आ रहा है वो किस जगह पे नज़र आ रहा है? दिस इज़ अनदर पेप्टाइड बॉन्ड, ये जहाँ पर हमने स्टेरिक लगाया है। इसी तरह से आप देखिए एक और पेप्टाइड बॉन्ड आपको ये इस जगह पे नज़र आ रहा है। तो आपने ये इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर देयर। तो कोई भी यूँ शेप दिखा के आपसे पेप्टाइड बॉन्ड्स पूछे जा सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि विच प्रोटीन्स शो प्राइमरी स्ट्रक्चर या विच प्रोटीन्स आर फाउंड इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो याद रखो ये सारी प्रोटीन्स में पाया जाता है ये स्ट्रक्चर। ऑल प्रोटीन्स शो प्राइमरी स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ सिंथेसिस ऑन राइबोसोम, बट जब वो राइबोसोम से निकलकर फंक्शनल स्टेट में आएंगी तो फिर डिपेंड करता है कि वो प्रोटीन किस नेचर की है। इफ़ दैट प्रोटीन इज़ फिब्रस इन नेचर देन इट विल अपीयर इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और अगर वो कोई ग्लोबुलर प्रोटीन है तो वो फिर प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से फिर टर्शरी या फिर जाके क्वार्टनरी पे स्टॉप होगी। तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ हेलिक्स शेप स्ट्रक्चर जिसको अल्फा हेलिक्स कहा जाता है। दिस वन, ये इस तरह से एक स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पर इसकी जो स्पाइरल शेप है ये एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से मेंटेन हुई है। यहाँ तो आपने पेप्टाइड बॉन्ड्स को कंसिडर किया था, और जबकि यहाँ पर कौन से बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं? ये हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म होंगे जिससे ये इस तरह से स्पाइरल शेप में आ जाएगी। और ये जो अल्फा हेलिक्स का स्पाइरल होता है ना, ये बड़ा करेक्टरिस्टिक स्पाइरल होता है, बिकॉज इन दिस स्पाइरल शेप एवरी टर्न कंसिस्ट ऑफ 3.6 अमाइनो एसिड। 3.6 अमाइनो एसिड का मतलब है जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक टर्न कंप्लीट हो रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 अमाइनो एसिड कंप्लीटली इस टर्न के अंदर मौजूद होंगे, और 4th अमाइनो एसिड का 60% पार्ट इस टर्न के अंदर प्रेजेंट होगा। सो इस तरह से आप देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। मिसाल के तौर पर इफ़ द अल्फा हेलिक्स ऑफ सर्टेन प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 100 टर्न्स, अगर इसके अंदर 100 टर्न्स हैं तो कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर देयर। तो आपने 100 को मल्टीप्लाई करना है 3.6 के साथ, तो इस तरह से आपको टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड उस पॉलीपेप्टाइड में मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरा जो यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो बीटा प्लीटेड शीट है, जो इस तरह फ्लैटेंड शीट होगी। ये आपको हेलिक्स नज़र आ रहा था और ये फ्लैटेंड शीट। तो कुछ आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस फॉर्म में दिखाई देंगे और कुछ इस फॉर्म में दिखाई देंगे, और इवन किसी एक ही प्रोटीन में कुछ हिस्सा उसका हेलिक्स फॉर्म में होता है और कहीं पर आपको शीट नज़र आती है। तो ये फिब्रस प्रोटीन्स में कॉमन स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखो जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं उसमें प्राइमरी के बाद सेकेंडरी और सेकेंडरी के बाद फिर ये इस तरह फर्दर फोल्डिंग होती है, और इसके अंदर मज़ीद कुछ बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं जिसमें डाइसल्फाइड ब्रिजेज़ हैं जिनको हम SS बॉन्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ मज़ीद यहाँ पर बॉन्डिंग फॉर्म होगी, आयनिक बॉन्ड्स भी यहाँ पर डेवलप होते हैं। तो इस तरह से ये फर्दर आयनिक और डाइसल्फाइड ब्रिजेस के ज़रिए फर्दर फोल्डिंग होगी और फर्दर हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बन सकते हैं। तो उससे ये जो एक ग्लोब्यूलर शेप स्ट्रक्चर बनेगा जो कि सिंगल ग्लोब्यूल होगा उसे टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो टर्शरी स्ट्रक्चर की तरह क्वार्टनरी स्ट्रक्चर भी कुछ प्रोटीन्स में मिलेगा आपको, लेकिन फ़र्क ये होगा कि क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में मोर देन 1 ग्लोब्यूल्स एक और इंट्रैक्शन के जरिए आपस में कंबाइन हो जाते हैं। दैट इंट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, इसमें क्या होगा कि इन ग्लोब्यूल्स में जो इनका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो एक साइड पर प्रेजेंट होता है। एक्चुअली होता यह है कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर में स्टेबल टर्शरी स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोफोबिक रीजन सेंटर में होगा और हाइड्रोफिलिक रीजन इसके सराउंडिंग में होगा।
ये जैसे ये ब्लू पार्ट ये आपको हाइड्रोफिलिक नज़र आ रहा है जो कि सराउंडिंग में हाइड्रोफिलिक, और इसके मुकाबले में ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है जो सेंटर के अंदर आ गया। अगर इस तरह की आपको अरेंजमेंट नज़र आ रही है अमाइनो एसिड्स की, तो ऐसी सूरत में द टर्शरी स्ट्रक्चर विल बी स्टेबल टर्शरी स्ट्रक्चर। लेकिन अगर किसी केस में ऐसा हुआ कि इसमें जो हाइड्रोफोबिक रीजन है वो किसी एक एंड पर डिस्प्ले हो रहा है, यानी इसमें जो हाइड्रोफिलिक रीजन था वो इस तरह से सारे का सारा सराउंडिंग में नहीं बल्कि हाइड्रोफोबिक रीजन का कुछ पार्ट इस तरह से एक साइड पर डिस्प्ले हो रहा है, तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता, ये अपने जैसे किसी और टर्शरी स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करेगा और इस तरह से इसकी कम्बिनेशन से जो एक क्लस्टर ऑफ ग्लोब्यूल बनता हुआ नजर आएगा। दिस क्लस्टर ऑफ ग्लोब्यूल इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ये जो हाइड्रोफोबिक रीजन्स ऑफ टू ग्लोब्यूल्स के दरमियान इंट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, ये दरअसल हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है। तो ये आपने एडिशनल बॉन्डिंग याद रखनी है। याद रखो किसी भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में से हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ख़त्म किए जाएं तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएंगे। ये एसएस बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड्स ख़त्म किए जाएं तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएंगे, और यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड्स ख़त्म किए जाएँ तो वो पॉलीपेप्टाइड्स में, और पेप्टाइड बॉन्ड भी ख़त्म किए जाएँ तो वो डिस्पर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से करके ये प्रोटीन्स में 4 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इनमें आपने ये याद रखना है कि जितना भी हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर है उसमें जाहिर है कि लोअर ऑर्डर स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी क्वाटरनरी प्रोटीन के बारे में आपसे पूछा जाए कि क्या उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, डेफिनेटली वो सेकेंडरी से गुजर कर इधर पहुंचा है, टर्शरी होगा, यस। अच्छा, तो अब आखिर में हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बाद क्लासिफिकेशन प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। तो प्रोटीन्स को वैसे तो 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं और दूसरे फिब्रस प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये ग्लोब्यूल शेप पर मुश्तमिल होंगे और ये फाइबर लाइक, ये वाटर के अंदर सॉलेबल होंगे, ये इनसॉलेबल। इसके अलावा इनकी एग्जांपल याद रखनी है, आपको टेबल मिल जाएगा बुक के अंदर। इसके अलावा आपको इनके रोल्स याद रखने हैं। तो ये देखिए इनके रोल्स पॉइंट आउट किए हैं। ये कुछ आपको स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करती हैं, और दूसरी तरफ ये कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं। तो आपको बेटे इनकी एग्जाम्पल्स याद होनी चाहिए, इनके रोल्स याद होने चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ से अराइज हो सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये जो लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह फिर इससे अगले टॉपिक्स के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.